आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के फंक्शंस को समझने से पहले हम आरबीआई के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और आरबीआई जो है भारत का एक सेंट्रल बैंक है। वर्ल्ड में सभी कंट्रीज को एक सेंट्रल बैंक की नीड रहती है, और वो नीड क्यों रहती है? दो कामों के लिए सेंट्रल बैंक की नीड रहती है। तो सभी देशों में, प्रत्येक देश में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी के कार्यों के लिए एक सेंट्रल बैंक की नीड होती है। अब बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने से मतलब है जो बैंकिंग सेक्टर है जिसके अंदर प्राइवेट बैंक, शेड्यूल्ड बैंक्स, एनबीएफसी और भी कोई इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इनके लिए रूल्स बनाने के लिए या इन सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको दूर करने के लिए और इस सेक्टर पे कंट्रोल करने के लिए, इस सब काम के लिए एक सेंट्रल बैंक की नीड होती है जो पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, और इंडिया में वो काम आरबीआई कर रही है। सेकंड जो फंक्शन है वो कंट्रोल, करेंसी को और क्रेडिट को कंट्रोल करना और प्राइस को स्टेबल रखना, करेंसी की प्राइस को स्टेबल रखना और क्रेडिट को कंट्रोल करना। मतलब एक देश में कितना फ्लो रहेगा मनी का, कितनी क्वांटिटी मनी रहेगी, इट मीन्स लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट्स के अंदर से मनी की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देता है, क्रेडिट को कम कर देता है। और इसके अपोजिट जब रिसेशन होता है, डी इन्फ्लेशन होता है, तब मार्केट में पैसा बढ़ा देता है। तो ये हम आगे के वीडियो में समझेंगे। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के कार्य और बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बैंक की नीड होती है, और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वैसे ही इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, तो अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है, और फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस है। सभी देशों में है, ये सबको हम अभी नहीं गिन सकते, लेकिन इन सब का सभी बैंकों में एक सेंट्रल बैंक की नीड रहती है। और फंक्शंस को समझने से पहले इसका मैनेजमेंट कैसा होता है आरबीआई का, वो भी हम समझ लेते हैं। तो आरबीआई के जो सारे डेली रूटीन के काम हो या मॉनेटरी पॉलिसी के काम हो या बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेशन के काम हो, रेगुलेट करने के काम हो, ये सारे कामों के लिए एक बोर्ड बना हुआ रहता है जिसमें मैक्सिमम 20 डायरेक्टर हो सकते हैं, तो जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। अब इस बोर्ड के अंदर जो 20 डायरेक्टर होते हैं, उसकी जो अध्यक्ष होता है वो गवर्नर होता है, और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उसकी हेल्प के लिए। ये सब जो होते हैं, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, ये वोल टाइम होते हैं, मतलब वोल टाइम ऑफिसर होते हैं, ये हमेशा के लिए होते हैं। मतलब ये डेली जो काम होता है या आरबीआई के जो भी डिसीजन होते हैं उसमें ये सभी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा 15 डायरेक्टर होते हैं, उस 15 डायरेक्टर में से 10 डायरेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जो 4 डायरेक्टर होते हैं वो आरबीआई के 4 लोकल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है। वेस्टर्न में मुंबई है, ईस्टर्न में कोलकाता है, और नॉर्थ में न्यू दिल्ली है, तो साउथ में चेन्नई है। तो ये 4 जो बोर्ड होते हैं उसके 4 डायरेक्ट वहाँ से 4 डायरेक्टर आते हैं, 10 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और 4 गवर्नर होते हैं जिसमें से एक मुख्य गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये सब मिला के 20 डायरेक्टर बन जाते हैं, और इसके इन 19 होते हैं। और एक जो होता है 20वां जो होता है डायरेक्टर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है, ऑफिशियल होता है, वो भी एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है। तो ये सब मिला के 20 डायरेक्टर हो जाते हैं। इस प्रकार ये 20 जने मिलके आरबीआई का मैनेजमेंट करते हैं। अब हम आरबीआई के फंक्शंस की तरफ चलते हैं। आरबीआई के फंक्शंस को 2 भागों में बांट दिया है। पहला जो आरबीआई का फंक्शन है उसके अंदर सेंट्रल बैंक फंक्शन हो गया, और दूसरा प्रमोशनल फंक्शन हो गया। तो पहले हम सेंट्रल बैंक फंक्शन देख लेते हैं, रीड करते हैं। दीज आर दोज फंक्शन विच द आरबीआई एंजॉयज मोनोपोली टू परफॉर्म, नो अदर बैंक इज अलाउड टू परफॉर्म दीज फंक्शन, दीज इंक्लूड। मतलब ये जो फंक्शन होते हैं इस पे मोनोपोली होती है, देश में सिर्फ सेंट्रल बैंक करता है, ये काम सिर्फ सेंट्रल बैंक करता है। ये जो काम है इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो ये सारे जो काम है सेंट्रल बैंक फंक्शंस के वो आरबीआई करता है, उसकी मोनोपोली होती है, मतलब एक अधिकार होता है, उसके अलावा वो काम कोई नहीं करता, सिर्फ आरबीआई ही वो काम कर सकता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं पहला, इशू एंड रेगुलेशन ऑफ करेंसी। इंडिया में करेंसी इशू करने का काम आरबीआई करती है। 2 के नोट से लगा के 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 प्रेजेंट में यही नोट इशू किए हुए हैं। तो ये सारे नोट कौन इशू करता है? आरबीआई। जो कॉइन्स जो होते हैं और 1 का नोट वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के इन 2 नोटों के सिक्कों और 1 के नोट के अलावा सारी जो करेंसी होती है, जो सारे जो नोट चल रहे हैं वो
आरबीआई इशू करती है। तो ये जो पहला काम करती है वो करेंसी इशू का करता है, और दूसरा रेगुलेशन ऑफ करेंसी, इसके अंदर का नियम बताती है कि कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग इशू करेगी। तो अभी जो प्रेजेंट में है वो है मिनिमम करेंसी रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम के तहत नोटों को छापा जाता है और करेंसी को इशू किया जाता है। तो ये जो पहला कार्य है वो करेंसी इशू का है, और रेगुलेशन जो करेंसी का रेगुलेशन है वो कार्य है। ये कार्य सिर्फ भारत में सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई करता है। अब है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक से मतलब है कि जो सारे बैंक होता है उसको रेगुलेट आरबीआई करता है, और उसमें कभी भी कोई समस्या आती है या उनको जैसे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है या उनके पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो वो आरबीआई ले लेती है, और आरबीआई को वो आरबीआई से पैसा ले भी सकते हैं और आरबीआई भी उनसे पैसा ले सकती है। आरबीआई उन पर कुछ रूल्स बना सकती है, जैसे रिजर्व रखने का रूल बना सकती है, और प्रेजेंट में रूल्स है भी तरीके है ना बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग है ना। सारे बैंकों को, शेड्यूल बैंकों को या प्राइवेट बैंकों को कुछ सर्टेन परसेंटेज है जो आरबीआई के पास रखते हैं, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, और एक एसएलआर होता है, वो लिक्विडिटी में बैंक को अपने पास रखना पड़ता है अपने डिपॉजिट्स का। तो ये बैंकर्स का बैंक होता है। प्रॉब्लम्स में किसी भी बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम्स हो तो आरबीआई इसे दूर करता है। थर्ड जो फंक्शन है वो है गवर्नमेंट बैंक। अब गवर्नमेंट को जो इकोनॉमी का, ये एक तरीके से इकोनॉमी में हेल्प करता है मेंटेन करने में सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये गवर्नमेंट को सलाह देता है, जो ऑल सारे जो फंक्शन होते हैं सेंट्रल बैंक के या स्टेट गवर्नमेंट का, जो सारा पैसा होता है वो आरबीआई के अंदर ही डिपॉजिट रहता है। बैंक्स जो पेमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है वो आरबीआई के थ्रू करती है। तो बैंक को गवर्नमेंट के जो सारे काम होते हैं ज़्यादातर जहाँ पे आरबीआई है, ब्रांच है, तो वो आरबीआई के थ्रू होते हैं गवर्नमेंट के सारे फंक्शन। अब कोई दूसरा केस हो जहाँ पे ऐसा केस हो जहाँ आरबीआई की ब्रांच नहीं है और कोई गवर्नमेंट का काम है, तो वो हो सकता है कि दूसरी बैंक से भी होता है, जैसे एसबीआई वो काम परफॉर्म करती है जहाँ पे आरबीआई की ब्रांच नहीं होती है। एट प्रेजेंट तो ये है कि जहाँ आरबीआई नहीं है वहाँ एसबीआई काम कर रही है गवर्नमेंट के बैंक के रूप में। लेकिन जहाँ पे आरबीआई है, जो सब जगह है ही है, वो सारे काम जो बैंकिंग सेक्टर के काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के आरबीआई के थ्रू हो रही है। फोर्थ जो फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व का कस्टोडियन का मतलब है देश में जो भी फॉरेन करेंसी आएगी या देश से बाहर पेमेंट के लिए जाएगी वो आरबीआई के परमिशन से जाएगी। अगर देश में कोई भी फॉरेन करेंसी अर्न करता है और इंडिया में लेके आता है तो उसको आरबीआई में जमा करानी होगी, और उसके जो कन्वर्ट करके उसको इंडियन करेंसी दे दी जाती है। और अगर किसी ने इंपोर्ट किया है और उसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है तो उसे भी इंडियन करेंसी आरबीआई को जमा करानी पड़ेगी, और आरबीआई उसके बिहाफ पे फॉरेन करेंसी इसको इशू कर देगी और वो पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को जहाँ से उसने एक्सपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट के केस में हुआ या एक्सपोर्ट के केस में हुआ या कोई विदेश से आ रहा है तो फॉरेन करेंसी जो होती है वो आरबीआई के पास जाती है। इस प्रकार जो भी देश में जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है वो आरबीआई मेंटेन करती है, तो वो कस्टोडियन होती है एक तरीके से, क्योंकि सारा जो फॉरेन करेंसी में डील होती है वो आरबीआई के परमिशन के बिना नहीं होती, और आरबीआई में ही सारी फॉरेन करेंसी जमा होती है और वहीं से पेमेंट के लिए हमको फॉरेन करेंसी लेनी होती है। तो वो जो फॉरेन करेंसी का जो भी रिजर्व होता है उसकी कस्टोडियन आरबीआई होती है। फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। वैसे तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार ना क्रेडिट को कंट्रोल करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का क्रेडिट कंट्रोल का, जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत करती है, जिसके अंदर एक तो जो भी इंडिया में जैसे करेंसी चल रही है रुपीज़, तो उसकी प्राइस को स्टेबल करना, कितनी लिक्विडिटी की नीड रहेगी, कितना क्रेडिट बढ़ाना है बैंकिंग सेक्टर में या कम करना है, लिक्विडिटी कितनी रखनी है, ये सारे जो काम होते हैं वो आरबीआई करती है इंडिया के अंदर। तो इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर। तो इसमें अभी इस पॉइंट में इतने समझ लो कि प्राइस को स्टेबल रखती है और कितना देश में मनी की रिक्वायरमेंट है किस प्रकार करती है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब सेकंड फंक्शन है, सेकंड टाइप से वो है प्रमोशनल फंक्शन। इसको रीड कर लेते हैं। द आरबीआई एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, दस इट not only regulates and control credit in the country but also creates a healthy financial structure by promoting different financial institutions in the country. So under promotional functions we are include the following. ठीक है, इकोनॉमी के लिए इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने का भी आरबीआई काम करती है। उसके अंतर्गत सभी सेक्टर का डेवलपमेंट, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंकिंग सेक्टर के द्वारा ही सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो सकता है। उसमें बैंकिंग सेक्टर बहुत ही एक ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उन सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए आरबीआई ने बहुत
प्रयास किए, उसमें हम एक एक करके इनको समझेंगे। प्रमोशन कैसे प्रमोशन किया किस सेक्टर का और उसके लिए क्या क्या काम किए। तो एग्रीकल्चर का है, सबसे पहले जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंडिया तो एग्रीकल्चर कंट्री है, काफ़ी सारे लोग, ज़्यादातर पीपल है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही इन्वॉल्व है। सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए हैं लोग, और किस खेती का काम करते हैं। उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया, आरबीआई ने नाबार्ड बनाया। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर के लिए जो लोन दिए जाते हैं उसमें नाबार्ड है जो एक प्रमुख इंस्टीट्यूशन है, मेन इंस्टीट्यूशन है। वो एग्रीकल्चर के बड़े बड़े लोन हुए या फार्मर को लोन करने का हुआ तो उसमें नाबार्ड बहुत रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है जिसको आरबीआई ने बनाया है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए। सेकंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बैंक आरबीआई ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाई है, जैसे आईडीबीआई हो गई, आईएफसीआई हो गई, आईसीआईसीआई हो गई। इसमें से कुछ तो अब प्राइवेट कर दिया है, लेकिन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो जिस टाइम रिक्वायरमेंट थी इंडिया को फास्ट ग्रोथ के लिए, फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, तब आरबीआई ने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट बनाए, आईडीबीआई बनाई। आईडीबीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईसीआई का है इंडिया एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो सारे थे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे कई प्रयास आरबीआई ने किए कि जिससे है ना इंडिया का फास्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए। इसके लिए आरबीआई ने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट बनाई है और ये आगे भी काम करता रहता है। अब है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर हमने पहले पढ़ा ही था कि फॉरेन रिजर्व का कस्टोडियन होता है। जो फॉरेन जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये सारे फॉरेन करेंसी के, ये आरबीआई के थ्रू होती है। आरबीआई से परमिशन लेना होता है क्योंकि जो इंपोर्ट करते हैं उसका पेमेंट करने के लिए हमको फॉरेन करेंसी आरबीआई इशू करती है, और हम जो इंडिया में लेके आते हैं उसको इंडियन करेंसी में, फॉरेन में से कोई भी करेंसी लेके आते हैं तो उसको कन्वर्ट करने का काम आरबीआई करती है। तो आरबीआई इसके लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, फॉरेन ट्रेड बढ़े, इसके लिए आरबीआई ने एक एग्जिम बैंक भी बनाया है। तो एग्जिम बैंक का तो मेन काम यही है कि ना फॉरेन ट्रेड को किस प्रकार बढ़ाया जाए। तो इस सेक्टर में भी आरबीआई ने डेवलपमेंट के लिए एग्जिम सेक्टर बनाया है। डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के जो भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे कॉमर्शियल पेपर होते हैं या कॉमर्शियल डिपॉजिट होता है या भी जो बिल्स डिस्काउंट होता है, इसके लिए इन सब के लिए DFHI एक इंस्टीट्यूट बनाया है जिसकी फुल फॉर्म है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, कॉमर्शियल पेपर हुआ या कॉमर्शियल डिपॉजिट हुआ, इनको डिस्काउंट कर देती है। तो ये जो है डिस्काउंट करने से लिक्विडिटी की अगर कोई बैंक इशू करती है और कोई ख़रीदता है इन्वेस्टमेंट के लिए और जब पैसे की नीड होती है तो वो डिस्काउंट करा सकता है। तो ये मनी मार्केट के अंतर्गत है। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जो मनी मार्केट के ऑपरेशन होते हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो मनी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए आरबीआई ने DFHI बनाया, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया बनाया है। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर को वैसे तो डेवलप करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया है आरबीआई ने। इसके अलावा भी जो बैंक जो लोन्स देती है, बोरोइंग देती है, उसका एक सर्टेन हिस्सा, उसको पूरे हिस्से को आरबीआई ने डिवाइड कर सका है। जो आरबीआई रेगुलेट करती है बैंकिंग सेक्टर को, तो उसमें क्या है डिवाइड कर रखा है कि इतना सेक्टर हाउसिंग लोन के लिए, इतना ऑटो के लिए, इतना बिजनेस के लिए, तो और इतना एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे जो पूरा लोन होता है उसको डिवाइड करके रखती है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी सारे कॉमर्शियल बैंकों को है ना ऐसे गाइडेंस दी हुई है, कैसे डायरेक्शन दिए हुए हैं कि इतना सेक्टर आप होम लोन में एज ए होम लोन डिसबर्स करो। तो इससे क्या होता है, हाउसिंग सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हाउसिंग जो लोन होते हैं वो एक कंसेशनल रेट पे होते हैं। जो बिजनेस लोन होता है उसके कंपेयर में उसकी इंटरेस्ट रेट कम होती है। तो हाउसिंग सेक्टर का डेवलपमेंट के लिए आरबीआई ने नेशनल हाउसिंग बैंक तो बनाया और ऊपर से एक कोटा सिस्टम भी दे दिया है कि कॉमर्शियल बैंक अपने लोन्स का इतना परसेंटेज हाउसिंग सेक्टर के लिए करेगी, मतलब हाउस परचेज करने के लिए करेगी। 6 है प्रमोशन ऑफ रिसर्च। तो आरबीआई क्या होती है, खूब सारे रिसर्च करती है मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। तो आरबीआई के खूब डाटा आते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। आरबीआई की बुलेटिन पढ़ो या आरबीआई की रिसर्च पेपर पढ़ो ना, तो आप लोगों को इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टेज है या जो सिचुएशन है उसका आपको पता लग जाए, या लिक्विडिटी वगैरह। तो ये खूब सारे बुलेटिन होती है, रिसर्च करती है और अपने आंकड़े भी जारी करती है। तो ये प्रमोशन का भी काम आरबीआई करती है। तो ये जो दोनों फंक्शन थे, ये प्रमोशन फंक्शन थे, और पहले जो किए वो हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शन थे। असाइनमेंट में क्वेश्चन है आपको डिफाइन द वेरियस फंक्शन ऑफ आरबीआई
इसमें आपको आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है उसको डिफाइन करना है। थैंक यू।